हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है मेरी पोएम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो ये है, आपको स्टार्टिंग से ही मैं आपको सारी पोएम्स कंप्लीट करा दूंगी फटाफट से। और आप मेरी वीडियोस देखते रहो पोइट्री के अंदर, और सबकी बना दूंगी मैं आपको। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, आप इनको देखोगे तो आपकी पूरी पोइट्री रिवाइज भी हो जाएगी, और ये भी नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन जो है हमें करना ही करना है। अब देखो, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। और डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, बोर्ड का एग्जाम ऐसे सेट होता है कि हर बच्चा कर सकता है उसको। तो देखो स्टार्ट करते हैं। बस ये है कि उसमें पता होना चाहिए कि ये नहीं कि आखिरी टाइम पे पढ़ा और भाग लिए, है ना, वो नहीं चलेगा। अब देखो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो की मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ स्टोरी। क्या देखो, द वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी, जैसे कि कौवे ने मेरे ऊपर। शुक डाउन का क्या होता है, हिला दिया। क्या हिला दिया, द डस्ट ऑफ स्नो। तो पहला क्वेश्चन इसका यही बनेगा कि डस्ट ऑफ स्नो जो है इन विच फॉर्म इट इज़। तो डस्ट है तो धूल है, धूल है तो किस फॉर्म में होगी, पाउडर के फॉर्म में होगी। द डस्ट ऑफ स्नो इज इन द पाउडरी फॉर्म। एंड वेयर इज अ क्रो सिटिंग। तो क्रो कहाँ पे बैठा हुआ है, ही सिटिंग ऑन द, अब देखो आगे आएगा, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो वो कहाँ पे बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको वर्ड को कहते हैं बैठने को पर्च्ड। ही इज पर्चिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। अब देखो हेमलॉक ट्री आ गया एक दूसरा वर्ड। हेमलॉक ट्री के लिए जो बताना है वो क्या बताना है हमने, कि ये जो है एक पॉइजनस ट्री है, ये रट लो, ठीक है ना। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। क्या हुआ, यहीं से इसकी प्रॉब्लम पोएम चेंज हो गई कि जैसे ही वो उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है। अब क्या, कैसे चेंज होता है, अच्छे से बुरे से अच्छा कैसा हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट वन ऑफ अ डे आई हैड रूइंड। और मेरा वो दिन का हिस्सा बचा लिया जो कि खराब, मतलब जो पहले क्या चल रहा था, रूइड था, मतलब बेकार चल रहा था, और अब वो ठीक हो गया। मतलब मेरा मूड चेंज हो गया और अब मैं हैप्पी मूड में आ गया। तो रूइड का मतलब होता है या तो रिग्रेट करने में, या हम कुछ रिग्रेट क्यों करते हैं, हम सारा साथ कुछ गलत हो जाती है, या हमने कुछ गलत कर दिया होता है ना, तो हम रिग्रेट करते हैं। तो हमारा उसका मूड जो है सौरों से हैप्पी कह सकते हो। ही इज़ फ्रॉम द रिग्रेट मूड टू द हैप्पी मूड नाउ। अब देखो ये प्लेजेंट मूड, जो वर्ड्स आए आपके। तो देखो इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतनी ही पोएम है, इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। जो मेन क्वेश्चन इसका है वो सुन लेना। देखो जो मेन क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि हाउ आर थ्री नेगेटिव सिंबल्स रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव कॉनोटेशंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्या मतलब हुआ कि देखो छोटा सी पोएम में एक इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि तीन नेगेटिव सिंबल्स जो हैं वो कैसे रिप्लेस कर देते हैं उसके नीचे पॉजिटिव कॉनोटेशन में। तो जो पोएट का मूड है वो कैसे पॉजिटिव हो जाता है तीन नेगेटिव चीज़ों से, है ना। तो तीन नेगेटिव चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहला है उसके अंदर हेमलॉक ट्री, एक तो है ना हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइजेस पॉइजनस ट्री, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो क्या होती है, ठंडी होती है, और उसको जो है हम मानते हैं सौरो, क्योंकि वो जो है उसको माना गया है, जो बर्फ़ है उसको भी क्या माना गया, अनप्लेजेंट, इट रिप्रेजेंट सौरो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्रो। क्रो को क्यों माना गया है कि ये जो है ये भी सिंबल ऑफ क्या है, नेगेटिविटी का है, क्योंकि इट इज़ एक तो ब्लैक है, उधर से जो इसकी वॉइस होती है ना, इट इज़ नॉट ऑडिबल, वो अच्छी नहीं होती सुनने के लिए, इट इज़ वेरी बैड इसकी जो वॉइस है। तो ठीक है ना। तो क्रो, डस्ट ऑफ स्नो एंड हेमलॉक ट्री, ऑल थ्री इनको बताना है कि दे ऑल सिम्बोलाइज नेगेटिव फीचर्स, बट दे कन्वर्ट the mind, या they change the poet's mind to positivity, ठीक है ना। he was in a negative mood या he was in a sorrow mood, जो वर्ड आपके दिमाग में याद रहे, he was in a sorrowful mood, he was in a regretful mood, but his mind changes to the present mood, ठीक है ना। इसके अंदर तो ये तीन पॉइंट्स हैं इसकी, हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, क्रो। हाउ व्हाट नेगेटिविटी डू दे रिप्रेजेंट, वो याद रखना है आपको इसके अंदर मेन, है ना। उसके बाद जो आते हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट, इसका राइमिंग स्कीम होती है। राइमिंग स्कीम आप याद कर लो कि जैसे ये है हमारा द वे अ क्रो, आखिर के वर्ड्स देखने होते हैं। क्रो, तीसरे लाइन में देखो स्नो, है ना, तो ये ए और फिर ए आ गया, मी और ये ट्री, तो मी ट्री, तो इसका मतलब हुआ ए बी। क्रो, मी, स्नो, इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम आ रही है, ए बी। एक तो राइमिंग स्कीम देख लो। उसके बाद जो है इसका जो वो है पोएट है वो रट लो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कभी नहीं भूलना, ये भी पोएट भी आ जाता है, ये हु इज़ द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर आपको याद करना है, राइमिंग स्कीम के बाद इसके अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस होते हैं वो याद करने हैं। पोइटिक डिवाइसेस जो है, मीन जो आपको आएगा, एक एलिटरेशन आ सकता है, रिपीटिशन,
जो मैं आपको बता रही हूँ बस इनमें से ही आएगा, फालतू के चक्करों में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एलिटरेशन, रिपीटिशन, आपको सिम्बॉलिज्म, उसके बाद आ सकता है आपका मेटाफर, सिमिली, और क्या कहते हैं एन्जैम्पमेंट, और ये जो है आपके मेन है। और आप ये सिमिली और मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एक ये आपके मेन होते हैं जो आपको करने हैं। और एक आ रखा है जो पोएम्स आएंगे उसमें ओनोमेटोपोइया भी है, वो आवाज़ें होती हैं जो पक्षियों की, जानवरों की, उसको कहते हैं ओनोमेटोपोइया। मैं आपकी इसकी वीडियो बनाऊंगी जिसमें सब आपको राइमिंग स्कीम बता दूंगी। अब देखो इसमें जो है, अब जो राइमिंग स्कीम है इसमें यहाँ ये तो हमने बता दी। आपको पोएटिक डिवाइस पे आ जाओ। पोएटिक डिवाइस जो है यहाँ पे देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो सब चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करिए, सिम्बोलाइज करिए। तो इसमें सिम्बॉलिज्म हो गया, कौन हो गया, स्क्रो, हेमलॉक ट्री और ये स्नो है ना, सिम्बल्स हैं। तो इसमें सिम्बॉलिज्म आ गया एक तो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है इसमें एलिटरेशन। अब एलिटरेशन और आ रहा है एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट क्या होता है कि जैसे द वे ऑफ क्रो, अब देखो शुक डाउन ऑन मी कहानी चली जा रही है। इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी जो है हमारा कोई वो नहीं आ रहा, पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा, एक मतलब एक आइडिया को हम खींचते जा रहे हैं, बिना दूसरी लाइन पे ला रहे हैं, तीसरी लाइन पे भी ला रहे हैं, मगर उसमें कोई क्या है, आखिरी में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लग रहा है, ठीक है ना, फुल स्टॉप ना कॉमा। तो उसे कहते हैं एनजैम्पमेंट, ठीक है, ये दिमाग में रख लो। तीसरे नंबर पे है इसमें जो है एलिटरेशन है। एलिटरेशन इसमें आप कहोगे कि आप कि भाई एलिटरेशन में क्या होते हैं, हमारे जो है वर्ड्स अल्फ़ाबेट रिपीट होता है ना। और रिपीटिशन में क्या होते हैं, वर्ड्स रिपीट होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट रिपीट होता है एलिटरेशन में। पर देखो यहाँ पे जो है एलिटरेशन तब भी हो जाता है अगर हम जैसे हम कहते हैं ना, द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द जस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें जो है एक जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, किसमें, एक लय में चल रहा है ना, एक लय चल रही है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़, हार्ट, है आ रहा है ना, एच। इसी तरह से जो वर्ड्स जैसे रिपीट होते हैं दूर दूर से, यहाँ पे जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़, हार्ट। तो अगर आपको चॉइस के लिए आता है तो इसमें आपको एलिटरेशन यहाँ पर कह सकते हो आप, ठीक है ना। अगर वहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे उसमें ऑप्शन दे रखी होती है। नेक्स्ट पोएम मैं आपको कराती हूँ इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसमें मेन क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब आ जाओ आप दूसरी वाली पोएम पे, फायर एंड आइस पे। फायर एंड आइस पे देखो क्या क्या है। अब देखो फायर एंड आइस पे हो, सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर। अब देखो मैंने आपको पोएम पहले से बता भी रखी है। देखो सम से कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो पूरा आग से जल जाएगा। सम से इन आइस कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म हो जाएगा पूरा वर्ल्ड। वर्ल्ड खत्म होने का मतलब इट विल डूम वन डे, डूम, DOOM, डूम, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। पर मेरी जो इच्छा है, मतलब मैं जो, मेरे को जो लगता है, मेरी कोई जो फीलिंग आती है, जो मेरी इच्छा मतलब कहती है कि आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ जो कहते हैं कि आग से खत्म हो जाएगा पूरा वर्ल्ड। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अब मान लो एक बार तो आग से खत्म हो गया, अगर वर्ल्ड को दोबारा खत्म होना हुआ तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो कहते हैं मुझे पता है ज़्यादा किसके बारे में, नफ़रत के बारे में, कि जो नफ़रत होती है उससे भी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, कि मतलब ख़त्म करने के लिए आइज़ भी बहुत बड़ी, आइज़ में भी बहुत ताकत है। आइज़ अब देखो किसको सिम्बलाइज कर रही है और फायर किसको सिम्बलाइज कर रही है वो बताना है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स, तो आइज़ जो है वो भी क्या कर देगी, पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है। तो अब देखो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब देखो इसमें भी जो है आपको मैं बता दूँ क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्बोलाइज है ना, सिम्बॉलिज्म सबसे जो मेन चीज़ है इसके अंदर क्या है, हमारी सिम्बॉलिज्म है। सिम्बॉलिज्म का मतलब यहाँ पे कि क्या क्या सिम्बोलाइज कर रहा है। जो फायर है, देखो जो फायर और हमारी आगे आइस, ठीक है ना। अब देखो जो फायर है और आइस है, जो फायर होती है वो क्या होती है, गरम। इसको याद करने का तरीका है कि आप कैसे याद करोगे कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो फायर क्या है, आग है। आग कैसी है, गरम है। जब हमें गरम होती है तो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो फायर किसको सिंबलाइज करेगी, एंगर को, ठीक है, याद रहेगा ना। अब जब हम गुस्सा होते हैं ना, मतलब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, फायर का मतलब आग, गुस्सा कर देते हैं हम, तो एंगर कर जाते हैं। इसी तरह से वायलेंट हो जाते हैं, क्या कर देते हैं हम, वायलेंट हो जाते हैं। किसी को भी मारने लग जाते हैं तो उसको कहते हैं वायलेंट होना, ठीक है ना। क्रूअलिटी, अब वायलेंट होंगे तो हम किसी के ऊपर क्रूअल भी हो सकते हैं।
किसी जानवर को मार सकते हैं, मतलब किसी को जब पत्थर मार दिए, गुस्से में आ गए, ब्रूटल, तो क्रूअलिटी होती है, उसे कहते हैं ना क्रूअलिटी करना, क्रूअल बन जाना। ब्रूटैलिटी का मतलब किसी को मार डालना, है ना, मर्डर ही कर देना किसी का। तो ये सब क्या है, फायर है। आजकल के जैसे ये सब चीज़ें वो सब देख रहे हैं, मतलब पोएट भी, तो ये कह रहे हैं कि फायर जो है मतलब लोगों को इतना गुस्सा है, इतना वायलेंट सब कुछ चल रहा है, मारना और सब कुछ, तो इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड जो है पूरा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो आइज़ को कैसे पहचानोगे, कैसे याद रखोगे कि आइज़ किसके लिए सिंबलाइज करता है। तो कोई टेंशन नहीं, ये वर्ड्स याद कर लेना आप फायर के लिए। तो फायर जो है इन दिस पोएम रिप्रेजेंट एंगर, वायलेंट, क्रूअलिटी एंड ब्रुटैलिटी। ठीक है, इस तरह से याद करो। उसके बाद आता है आपका आइस। आइस कैसी होती है, ठंडी ठंडी होती है ना, तो ठंडी है, अब वो कैसे ख़त्म करेगी वर्ल्ड को। तो आइस ने जो है रिप्रेजेंट करा है ठंडक होती है। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, किसी को मारते मूरते नहीं है, किसी के मार्क्स ज़्यादा आ गए एग्जाम में, तो हम क्या फील करते हैं, जेलसी। ठीक है ना, तो एक हो गया हमारा जेलसी, हम उसको प्यार नहीं करें, जेलस फील कर रहे हैं, उसके लिए हम बुरा भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जब इसी तरह से हम उससे क्या करते हैं, हेट भी करते हैं। जेलसी करेंगे तो हेट्रेड भी करेंगे। तो आजकल क्या है, ये पूरे जो वर्ल्ड के देश हैं, देशों जो है आपस में एक दूसरे से हेट करते हैं, एक दूसरे को क्या वर्ल्ड वॉर हो जाती है, कभी लड़ाई हो रही है किसी एक देश की, तो ये सब क्या हो रही है, हेट्रेड, जेलसी, आगे बढ़ने की भावना, किसी से जेलस फील करना। तो इस तरह से आप याद करोगे आइस को। तो आइस रिप्रेजेंट कर रही है जेलसी, हेट्रेड। ठीक है ना, और हमारे साथ एक वर्ड याद कर सकते हो, जब हम जेलस होते हैं तो हम दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, तो हम क्या होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स आ गए, ये आ गए आपके आइज़ के लिए। तो इस तरह से ये अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम जो है पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कह रहा है पोएट कि ये क्वेश्चन इसका आपको रटना है कि फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है और आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, एंड हाउ फायर एंड आइस कैन क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है अगला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इन योर इंग्लिश पार्ट, कोई भी पार्ट हो इसका, इंग्लिश का, लैंग्वेज का। अब देखो नेक्स्ट इसमें है फायर सिम्बोलाइजेस कर देता है। उसके बाद आप आ जाओ इसके पोएटिक डिवाइसेस, वो जो आपको करने ही करनी है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। टाइम पास मत करना एग्जाम्स में, फटाफट से अपने दिन, क्योंकि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आते हैं। जो पोएटिक डिवाइस जो है इसमें जब फायर और आइज आ गई तो हमारे सिम्बॉलिज्म हो गया, है ना, पहला पॉइंट। अब देखो इसमें जो है एक नया पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा, और अब आप एक बताऊँ आपको एक बार, रिपीटेशन। ठीक है ना, एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा वो होता है जिसमें जो है दो वर्ड्स या फ्रेज या वर्ड रिपीट करता है मगर इन द स्टार्टिंग, बिल्कुल लाइन की स्टार्टिंग में। जैसे कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, सम से इन आइस। तो सम से स्टार्टिंग में आ गया ना, स्टार्टिंग में। जब ये पैराग्राफ के स्टार्ट लाइन की स्टार्टिंग में आ रहा है और रिपीट कर रहा है सम से, पहली लाइन में भी फिर दूसरी लाइन में भी, तो इसका मतलब ये एनफ हो रहा है। ठीक है ना, अब आप कहोगे कि रिपीटिशन क्या होता है, तो रिपीटिशन भी यही होता है कि कोई वर्ड रिपीट कर जाए। जैसे सम रिपीट कर गया पहली लाइन में भी, से भी रिपीट कर गया, तो ये रिपीटिशन भी है। मगर जो ये स्टार्टिंग में आ गया तो ये एनाफोरा बन जाता है, और ये अगर बीच में कहीं रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, हमारा रिपीटिशन है। ठीक है ना, तो अगर आपको ऑप्शंस मिलती हैं, चुनने के लिए आती हैं, तो ये रिपीटिशन और एनाफोरा में से जो होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेना। इसी तरह से आगे देखो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारा, ये तो हो गए बस हमारे सिंबॉलिक। अब इसके बाद जो और भी देख लो, उसके बाद है यहाँ पर क्या कहते हैं, फेवर फायर, एफ आ रहा है, तो इसमें क्या है, एलिटरेशन हो गया, क्योंकि देखो इसमें फेवर फायर में एफ रिपीट हो रहा है, जब अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं तो एलिटरेशन फेवर फायर में। ठीक है, इस तरह से हमारे यही है बस इसमें पोएटिक डिवाइसेस। और जो मेन क्वेश्चन बना मैंने आपको बता दिया कि इसमें सिंबल, बस सिंबल याद करना है कि ये जो है दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ विल द वर्ल्ड एंड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से मैं आपको 2 और पोएम्स भी कराती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को अगर आपको तरीका पसंद आया तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।